हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है किस्मत का खेल। बुड्ढे जल्दी उतर कार से नीचे, वरना तुझे भी तेरी सामान की तरह नीचे फेंक दूंगी। रोमा अपने ससुर अशोक जी से झुंझलाकर बोली थी। अशोक जी को वृद्धाश्रम में रह रहकर बेटे बहू का यह व्यवहार याद आ रहा था और वह अतीत में खो गए। पापा, आपको चाचा जी बहुत दिनों से याद कर रहे हैं। अपना सामान पैक कर लीजिए ताकि मैं आपको कल वहाँ छोड़ाऊँ। राजू अपने पिता अशोक जी से बोला। अशोक जी अपने भाई रामचरण का नाम सुनकर खुश होकर बोले, बेटा, मैं भी बहुत दिनों से उससे मिलना चाहता था, मगर उसका घर दूसरे शहर में होने की वजह से बस सोचता ही रह गया। मैं तो कब से वह सारे गिले शिकवे भुला चुका हूँ जो हम भाइयों के बीच कभी थे। मैं तो दिन भर यही सोचा करता था कि सिर्फ मैं ही रामचरण को याद करता हूँ या वो भी मुझे याद करता होगा। मगर देख तो जरा, मुझ पर फ़ोन करने के बजाय तुझ पर फ़ोन कर रहा है और मुझे बुला रहा है। मैंने तो उसे पहले भी कई फ़ोन किए मगर कोई उत्तर नहीं दिया उसने मेरे फ़ोन का, और न कभी वापस फ़ोन किया। फिर मैंने भी थक हार कर फ़ोन करना बंद कर दिया। मुझ पर ना सही तुझ पर फ़ोन करके उसने सारे गिले शिकवे मिटा दिए, यही सोचकर खुश हूँ। चलो, अच्छा हुआ बेटा जो तुम मुझे छोड़ने आ रहे हो वहाँ, वरना एक अरसा हो गया हम दोनों भाइयों को मिले। या कहकर अशोक जी अपने कमरे में चले गए और दूसरे दिन सुबह अपने भाई के घर जाने के लिए अपने कपड़े पैक करने लगे। अशोक जी के कमरे में जाते ही राजू की पत्नी रोमा आकर पति से बोली, राजू, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए हमसे। पिछली बार भी हमसे यह काम करने का सोचा था, मगर तुम्हारी एक गलती की वजह से हमारा ये काम नहीं हो पाया था। राजू बोला, रोमा, तुम भी कल मेरे साथ चलना और अपनी आंखों से देख लेना, इस बार मुझसे कोई गलती नहीं होगी। दूसरे दिन सुबह राजू और रोमा जाने के लिए तैयार हो चुके थे, मगर अशोक जी रोमा से बोले, बहू, मेरा वह कुर्ता पैजामा नहीं मिल रहा है जो मैंने दिवाली पर पहना था, तुमने देखा क्या? रोमा उसके बेटे तन्मय के कमरे में गई और कबाड़ खोलकर मन ही मन बोली, बुढ़े को जरा भी चैन नहीं है, या यहाँ से जाए तो बला टले। फिर उनका सफ़ेद कुर्ता पैजामा बाहर ले आई। अशोक जी ने खुशी से उन्हें भी अपने कपड़ों में पैक कर लिया। उतने में उन्हें उनका टूथ ब्रश याद आया। राजू ने झटपट उन्हें टूथ ब्रश थमाया और बोला, पापा जल्दी करिए। अशोक जी बोले, हाँ बेटा, बस हो गया। और फिर अपने कमरे में जाकर उनकी पत्नी की तस्वीर भी ले आए और उन्होंने वह तस्वीर भी अपने सामान के साथ रख दी। कुछ देर बाद राजू और रोमा कार में अशोक जी को लेकर रवाना हो जाते हैं। राजू एक बड़े से वृद्धाश्रम के सामने अपनी कार रोकता है और कहता है, पापा चलिए, उतर जाइए, यहाँ आपका ठिकाना आ गया है। बेटा, यह कहाँ ले आए हो तुम दोनों मुझे? यह तो वृद्धाश्रम है। तुम तो कह रहे थे कि बहुत दिनों से चाचा जी मुझे याद कर रहे हैं, इसलिए थोड़े दिन मुझे मेरे भाई के यहाँ छोड़ने जा रहे हो। फिर गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी तुमने? अशोक जी ने वृद्धाश्रम को देखकर अपने बेटे राजू से पूछा। राजू बोला, पापा, मैं आपको वृद्धाश्रम ही छोड़ने आया हूँ। आपका कोई भाई आपको याद नहीं कर रहा है, मगर यदि कल आपको बता देता कि आपको वृद्धाश्रम चलना है मेरे साथ, तो शायद आप आने के लिए तैयार न होते, इसलिए आपको बिना बताए मुझे यह कदम उठाना पड़ा। कार में आगे की सीट पर राजू के बगल में बैठी हुई राजू की पत्नी रोमा बोली, पापा जी, टाइम वेस्ट मत कीजिए और कार से जल्दी उतर जाइए। हमें आपको छोड़कर पार्टी में जाना है। हमारे दोस्त हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। पहले से आपने हमारा बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है। पहले आपको अपने कपड़े नहीं मिल रहे थे, फिर आपको अपना टूथ ब्रश याद आया और निकलते समय मम्मी जी की तस्वीर याद आई। एक एक सामान याद करने और लेने में आपने हमारी पहले ही बहुत देरी करवा दी है। अशोक जी गाड़ी में बैठे बैठे गिड़गिड़ाते हुए बोले, या तुम लोग मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हो? मुझे मेरे भाई का नाम लेकर वृद्धाश्रम छोड़कर जा रहे हो? राजू, क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? बचपन में तुमने जो मांगा वह दिया, अपनी पाई पाई जोड़कर तुम्हारे भविष्य के लिए बचाया, और तुम मेरे सगे बेटे होकर मुझे यहाँ छोड़ने आए हो। राजू बोला, पापा, वैसे भी क्या कर दिया है आपने मेरे लिए? पढ़ा लिखा कर बड़ा करना हर माँ बाप का फर्ज होता है। अब इस उम्र में आपके लिए यही सही जगह है। फिक्र मत कीजिए, थोड़े दिनों में यहाँ आपके दोस्त बन जाएंगे, फिर आपका यहाँ मन लग जाएगा। वृद्धाश्रम ही आप जैसे बूढ़ों के लिए सही जगह है।
अशोक जी बोले, मुझे नहीं चाहिए बेटा दोस्तों, मुझे तो बस मेरे बच्चों के साथ रहना है, मुझे तो मेरे घर रहना है, बस मुझे घर वापस ले चलो बेटा। रीमा बोली, पापा जी कौन सा घर? अब वह आपका घर नहीं है, समझे? अब वह घर हमारा है। आप यहाँ आराम से रहिए और हमें वहाँ आराम से रहने दीजिए, ताकि हम अपने घर में भी दोस्तों को बुलाकर पार्टी कर सकें। वैसे भी आपको तो यह पार्टीज वगैरह पसंद नहीं, इसलिए आपके लिए यही जगह सही है। राजू भी रोमा की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, हाँ पापा, हमारे घर में भी अब से ज़्यादातर पार्टी होगी और हमें उसमें कोई रुकावट नहीं चाहिए, इसलिए बेहतर है आप यहाँ रहें। अशोक जी बोले, क्या इसी दिन के लिए माँ बाप औलाद को इतना बड़ा करते हैं? राजू ने कार में से उतरकर पीछे वाली डिग्गी खोली और पापा का सामान निकाल कर नीचे फेंक दिया और दोनों हाथ जोड़कर बोला, आप जाइए अंदर, ताकि हम भी यहाँ से जल्दी जा सके। रोमा बोली, और कितना टाइम वेस्ट करेगा यह बुढ़ा हमारा? पता नहीं, जल्दी उतर बुढ़े, वरना सामान के साथ तुझे भी कार से नीचे फेंक दूंगी, समझा? अशोक जी बेटे बहू का ऐसा व्यवहार देकर दंग रह गए और चुपचाप कार से उतर गए। जैसे ही वो कार से उतरे, राजीव ने झटके से अपनी गाड़ी घुमाई और वहाँ से चला गया। रोमा बोली, अच्छा हुआ हमेशा के लिए बला टली। अशोक जी ने अपना नीचे पड़ा सामान उठाया और भीगी पलके लिए अंदर वृद्धाश्रम में चल पड़े। अंदर से एक सहकर्मी आया और उसने अशोक जी के हाथ से सामान ले लिया। सहकर्मी से अशोक जी के आंसू छिप न सके। वह बोला, बाबूजी रोइए मत, यहाँ आपके जैसे हजारों वृद्ध हैं जिनको अपने बेटे बहू ने अपने ही घर से बेदखल कर दिया है। जब यह वृद्धाश्रम इतने बूढ़ों का भार उठा रहा है तो आपका भी उठा ही लेगा। अशोक जी ने पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है और तुम कितने सालों से यहाँ काम कर रहे हो? सहकर्मी बोला, मेरा नाम राघव है बाबूजी, और मैं 5 सालों से यहाँ सभी की सेवा कर रहा हूँ। सच कहूँ तो सभी को यहाँ देखकर बहुत दुख होता है और मुझे यह बात सोचने को मजबूर कर देती है कि कैसे कोई अपने ही माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ सकता है। वैसे बाबूजी आप मुझे अपना ही समझना और कोई भी काम हो तो मुझे आवाज़ देना। राघव अशोक जी को उनका कमरा दिखाते हुए बोला, आप अंदर जाइए बाबूजी, मैं आपके लिए अभी चाय लेकर आता हूँ। अशोक जी अंदर कमरे में जाकर बैठ गए। अशोक जी कमरे के पलंग पर बैठकर सारी पिछली बातों को याद करते हुए रो ही रहे थे कि राघव उनके लिए चाय लेकर आ गया। उनकी आंखों में आंसू देख वह बोला, बाबूजी आपके साथ ऐसा क्या हुआ जो आप यहाँ तक पहुँच गए? अशोक जी बोले, राघव मेरी पत्नी का निधन हुए 2 साल हो चुके हैं। मेरी पत्नी गोदावरी के निधन के बाद मैं ज़्यादा बीमार ही रहने लगा। मुझसे 2 रोटी भी ना खाई जाती थी। एक दिन बहू रोमा से मैं बोला, बेटा मुझसे यह रोटी सब्जी नहीं खाई जाती है, हो सके तो मेरे लिए अलग से खिचड़ी या दलिया बना लो। बस मेरे इतना कहते ही बहू मुझ पर भड़क पड़ी। कहने लगी, आपको तो बस बैठे बैठे फरमाइशें सूझ रही है, कभी ये बना दो कभी वह बना दो। मैं क्या आपकी नौकरानी हूँ? मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए। अब आपकी पत्नी तो दुनिया में रही नहीं जो आपकी फरमाइशें पूरी करती थी, और मुझ पर यह जोर ज़बरदस्ती नहीं चलेगी। बेटा राजू भी उस दिन रोमा से बोला, रोमा बना दो ना खिचड़ी बनाने में भला कितना समय लग जाएगा? रोमा बोली, राजू तुम्हारे पापा के लिए मुझसे अलग से कुछ ना बन पाएगा, जो भी है यही खाना पड़ेगा। वैसे भी अब यह बूढ़े हो चुके हैं और इनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, मुझसे इनका अलग से काम नहीं होगा, तुम इन्हें वृद्धाश्रम छोड़ दो। यह सुनते ही मैं डर गया। मैं बोला, बहू अब आगे से मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं कहूँगा, मगर मुझे वृद्धाश्रम भेजने की बात मत करना। उसके बाद मुझे बहू जो खाने को देती मैं चुपचाप खा लेता, भले मेरा पेट साथ दे या ना दे, मगर मैं उससे कुछ ना कहता। एक दिन राजीव जब मुझे जेब खर्ची के पैसे दे रहा था तो रोमा ने राजीव के हाथ से पैसे खींच लिए और बोली, क्या ज़रूरत है राजीव इन्हें पैसे देने की? पूरे दिन घर में पड़े रहते हैं, टीवी और बिजली का बिल बढ़ाते हैं, वह अलग, खाने को भी सब कुछ मिल जाता है, तो उन्हें यह जेब खर्ची किस बात की दी जा रही है? मैं बोला, बेटा कभी कभी नीचे दोस्तों के साथ टहलने जाता हूँ तो कभी कोई दोस्त कहता है कि रिक्शा में मंदिर चले जाते हैं। अब इस उम्र में इतना चलना हो नहीं पाता है कि मंदिर चलकर जा पाऊँ। तब जेब में 2 पैसे चाहिए होते हैं तो रिक्शा पकड़ सकते हैं, वरना दोस्तों के सामने शर्म महसूस होती है।
रोमा बोली, पापा जी कोई ज़रूरत नहीं दूर दूर मंदिर जाने की, हमारे बगल वाले मंदिर ही जाया कीजिए ताकि रिक्शा के पैसे बच पाएँ। राजीव बोला, पापा रोमा सही कह रही है, बस उस दिन से मुझे जेब खर्ची भी मिलनी बंद हो गई। मैं तो चुपचाप ज़िंदगी गुजर बसर कर रहा था और साथ ही भगवान से प्रार्थना भी कर रहा था कि ये भगवान अब मुझे भी जल्दी उठा ले। गोदावरी न जाने मुझसे पहले क्यों चली गई, मुझे उसका बहुत सहारा था। उसके जाने के बाद बहुत अकेला महसूस करने लगा था। मैं थोड़े दिनों बाद घर में राजू और रोमा आए दिन अपने दोस्तों को बुलाकर पार्टीज करने लगे। मेरे कमरे को वो लोग बाहर से ताला लगा देते। मैं उस छोटे से कमरे में पड़ा रहता। मगर एक रोज़ रात को बाहर पार्टी चल रही थी और मुझे कमरे में बेचैनी महसूस होने लगी। मेरा दम घुटने लगा तो मैंने दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया। बहुत देर बाद राजू और रोमा ने दरवाज़ा खोला और मुझे डांटने लगे। आज आपकी वजह से हमें अपनी पार्टी जल्दी खत्म करनी पड़ी और हमारे दोस्तों को ऐसे ही वापस भेजना पड़ा। राजू भड़क कर बोला, आपने पूरा मूड खराब कर दिया आज। दोनों ने मेरा हाल चाल भी न पूछा। मैं थोड़ी देर तक हाँफता रहा मगर दोनों मुझे अनदेखा कर अपने कमरे में चले गए और आज मुझे मेरे भाई के घर छोड़ने का झूठ बोलकर यहाँ वृद्धाश्रम छोड़कर चले गए। मैं गिड़गिड़ाता रहा मगर दोनों ने मेरी एक ना सुनी। अशोक जी की सारी कहानी सुनकर राघव की आंखें भी झलक पड़ी। राघव बोला, बाबूजी फिर क्यों आप उन लोगों के साथ वापस घर जाना चाहते हो? वो लोग तो आपका ध्यान भी नहीं रखना चाहते। यहाँ कम से कम आपका ध्यान तो रखा जाएगा। अशोक जी बोले, राघव उस घर से यादें जुड़ी हैं मेरी और गोदावरी की। गोदावरी की यादों के सहारे मैं उस घर में कैसे भी गुजारा कर लेता और चाहता था कि मेरी अंतिम सांसें मेरे घर में पूरी हो, मेरे घर से मेरी अर्थी निकले। इसलिए तो बेटे बहू का यह व्यवहार भी सहन कर रहा था। राघव बोला, बाबूजी आप चिंता मत करिए, आप यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए पानी और चाय लेकर आता हूँ। अशोक जी ने अपने आंसुओं को पोंछा और अपने बैग में से गोदावरी जी की तस्वीर निकाल कर देखने लगे। राघव इतने में अशोक जी के लिए नाश्ता भी लेकर आ गया। अशोक जी धीरे धीरे वृद्धाश्रम में रचने बसने लगे थे मगर उन्हें घर बहुत याद आता था। उनके घर के आसपास रहने वाले उनके सभी मित्र बहुत याद आते हैं। सुबह सारे वृद्ध मित्र साथ में सैर सपाटे के लिए जाते थे और शाम होते सोसाइटी के बीच पर बैठकर गप्पे मारते थे। घर में बेटे बहू का व्यवहार बहुत अखरता था मगर कम से कम उस घर में गोदावरी की यादें तो बसी हुई थी। तन्हाइयों में उन्हीं यादों के सहारे ही जिंदगी कट जाती थी। एक दिन अशोक जी वृद्धाश्रम में कुछ पेड़ लगा रहे थे कि उन्हें अशोक जी के दोस्त शर्मा जी की बेटी ऋचा ने देखा और बोली, अंकल जी आप यहाँ कैसे? ऋचा को देखते ही अशोक जी भाव विभोर हो उठे और उन्होंने सारी घटना ऋचा को बताई। ऋचा पेशे से वकील थी। दूसरे दिन ही राजीव के घर नोटिस पहुँच गया। नोटिस देकर राजीव के पैरों तले जमीन खिसक गई। राजू बोला, घर खाली करने का नोटिस आया है रोमा। रोमा गुस्से से बोली, राजू तुम भी बुद्धू ही रहोगे। पापा जी को वृद्धाश्रम छोड़ने से पहले यह तो देख लेते कि घर का लोन उन्होंने पूरा भर दिया है या नहीं। अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? राजू बोला, घर का लोन तो पूरा भरा चुका है रोमा, फिर पता नहीं यह घर खाली करने का नोटिस क्यों आया है। अभी की अभी इस वकील के पास चलते हैं जिसने हमें यह नोटिस भेजा है। राजू और रोमा ऋचा के पास पहुंचकर बोले, हमें यह घर खाली करने का नोटिस क्यों आया है? हम इस घर के मालिक हैं। ऋचा ने अंदर से अशोक जी को बुलाया और बोली, अगर तुम दोनों इस घर के मालिक हो तो यह कौन है? अशोक जी को देखकर बेटा बहू हक्के बक्के रह गए और राजू बोला, पापा आप बताइए इनको कि असली हकदार तो मैं ही हूँ इस प्रॉपर्टी का। आखिर उस घर पर मेरा भी तो उतना ही हक है जितना आपका। अशोक जी बोले, तुम असली हकदार कब से हो गए? उस दिन क्या कह रहे थे तुम कि मैंने तुम लोगों के लिए आखिर किया ही क्या है? तुम्हें पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि तुम आज अपने पैरों पर खड़े हो और बहू तुम्हें हमेशा अपनी बेटी माना। मगर तुम दोनों ने मेरे साथ क्या किया? मुझे इस उम्र में जब तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तुम लोगों ने मुझे वृद्धाश्रम पहुंचा दिया। ऋचा बोली, कानून के अनुसार अगर बच्चे अपने माता पिता को घर से निकाल दे तो उनकी प्रॉपर्टी पर भी उनका कोई हक नहीं होता। राजू और रोमा दोनों अशोक जी से माफ़ी मांगने लगे और राजू बोला, पापा जी आप चलिए हमारे साथ ही रहिए मगर हमें घर से मत निकालिए। रोमा बोली, पापा जी आप तो मुझे अपनी बेटी समझते थे ना,
आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। ऋचा बोली, तुम दोनों अपना यह नाटक बंद करो। जो बच्चे अपने बूढ़े माता पिता को यूं घर से निकाल दे, ऐसे बच्चों को कभी माफ़ नहीं किया जा सकता। अशोक जी को ऋचा ने हौसला दिया था, जिससे अशोक जी में वापस आत्मसम्मान लौट आया था और वो बोले, तुम दोनों मुझे क्या रखोगे, मैं ही अब तुम दोनों को अपने साथ नहीं रखूँगा। मैं तुम दोनों को मेरी प्रॉपर्टी से बेदखल करता हूँ। आज बहुत दिनों बाद अशोक जी का खोया आत्मसम्मान वापस लौट आया था और किस्मत का खेल कुछ ऐसा चला था कि अब अशोक जी वृद्धाश्रम की बजाय अपने खुद के घर में वापस आ गए थे। उन्होंने जिस घर में वापस आने का सपना छोड़ दिया था, ऋचा की बदौलत वो आज वापस अपने खुद के घर में थे। दोस्तों, माता पिता अपनी पाई पाई जोड़कर बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और उन्हें एक काबिल इंसान बनाते हैं, मगर जब वही बच्चे बड़े होकर माता पिता को वृद्धाश्रम भेज देते हैं तो ऐसे बच्चों से तो निसंतान रहना अच्छा है। जो बच्चे अपने माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं तो बदले में माता पिता को भी उन्हें अपनी प्रॉपर्टी में से बेदखल कर देना चाहिए और ऐसे बच्चों का मुंह वापस कभी नहीं देखना चाहिए। आपकी क्या राय है, प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं इस कहानी को लेकर।